गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट वीडियो में पढ़ने पड़ा था डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के सामान्य गुणधर्म। उसमें पढ़े चल रहा था चुंबकीय गुणधर्म, यानी कि कोई भी परमाणु या आयन है वो किस प्रकार चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अब हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स अपन जानते हैं कोई भी नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की गति दो प्रकार की होती है, यानी कि इसकी गति दो प्रकार की होती है। एक होती है अक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। इन दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जिसको एक सामान्य सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि किसी भी परमाणु या आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, जहां पे n बराबर होता है डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। अब आपके पास में कोई भी मान लो Cu+2 आयन है। Cu+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से देखते हैं। यानी जो कॉपर है वो 29 में आता है। इसका विन्यास होता है ऑर्गन 18 3d10 4s1। अब Cu+2 का है, Cu+2 का हो जाएगा ऑर्गन 18 3d9 4s0। डी कक्षक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एस कक्षक, यानी कि यहाँ पे देखो इन चार कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है अयुग्मित अवस्था में है। यानी कि यहाँ पे n का मान कितना है 1, यानी बाकी सभी चार कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या है अकेला है अयुग्मित है, यानी n का मान कितना है 1 है। तो म्यू बराबर √n+2 bm। n का मान यहाँ पे 1 है तो √1+2 म्यू बराबर √3 का मान होता है 1.73 bm। यानी कि Cu+2 आयन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है, उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा 1.73 bm। अब इसको अपन एक सारणी के द्वारा लिख सकते हैं, यानी कि अपन डायरेक्ट एक सारणी है जिसकी सहायता से बता सकते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण मान कितना होगा। वो देखो n का मान डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का विन्यास और चुंबकीय आघूर्ण म्यू, और ये किसमें होगा बोर मैग्नेटॉन। यदि n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अगर आपके पास
पास में n का मान 0 होगा, ऐसी कंडीशन में d का विन्यास क्या होगा, d0, यानी d कक्षक उपस्थित अयुग्मित, यह विन्यास d0 हो सकता है या d10। ऐसी स्थिति के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कितना होगा, 0 होगा। यदि आपके पास में n का मान 1 है, यानी विन्यास क्या हो सकता है, d1 या d9। ऐसी कंडीशन में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 1.73। अगर आपके पास में d का मान 2 है, यानी n का मान 2 है, तो यहाँ पे विन्यास d2 या d8, और यहाँ पे जो विन्यास होगा यानी इसका चुंबकीय आघूर्ण मान कितना होगा, 2.83। यदि n का मान आपके पास में 3 हो, d3, या आपके पास में यहाँ पे d7, इसका मान हो जाएगा 3.89। यदि n का मान 4 है, d4 या d6, इसका मान होगा 4.9, और ये 5 है यानी d5 है तो 5.91। यानी कि आपके पास में कोई भी परमाणु है, अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। यदि 1 है तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन, 2 है तो 2.83 बोर मैग्नेटॉन, 3 है तो 3.89 बोर मैग्नेटॉन, 4 है तो 4.9, और 5 है तो 5.9। तो इसके पास में एग्जांपल है, अब पढ़ने लिया Fe+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण बताइए, चुंबकीय आघूर्ण बताइए Fe+2 का। अब हम जानते हैं जो Fe+2 है, Fe 26 नंबर पे आता है, इसका विन्यास होगा ऑर्गन 18 3d6 4s2। अब यहां से अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। Fe+2 के लिए विन्यास होगा ऑर्गन 18 3d6 4s0, यानी कि अभी d में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे कर सकते 0 है। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, यानी कि n का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, और n का मान 4 होगा तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, सीधा हम निकाल सकते हैं 4.9, यानी इसका जो चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान होगा 4.9 बोर मैग्नेटॉन। यानी किसी परमाणु में यदि हमें कोई पता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। ठीक है, जैसे आपके पास में ये हो Zn+2 3d10 4s2 4s0, यहाँ पे आपके पास में d में 10 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या उपलब्ध है, तो यहाँ विन्यास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो चुंबकीय गुणधर्म है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स चुंबकीय गुणधर्म रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो तीनों प्रकार कौन कौन से हो, देखो पहला है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय सबसे पहले अपने पास में है कि प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं। प्रतिचुंबकीय यानी वे परमाणु या आयन जिनमें डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, यानी कि जिनका विन्यास d0 या d10 होता है, वे परमाणु आयन या यौगिक प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी वे परमाणु जिनमें डी कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं, यानी जिनका विन्यास d10 हो या d0 हो, वे परमाणु या यौगिक प्रतिचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जैसे आपके पास में एग्जांपल लें, Zn+2 है, Zn+2 में विन्यास होगा 3d10 4s0, यानी अब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी कैसा विन्यास है, ये पूर्ण पूरित है, तो कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है,
अगर आप प्रति चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि ये आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ आपने कोई पदार्थ रख दिया जो कैसा है, प्रति चुंबकीय है, तो यहाँ से बल रेखा निकलेंगी, वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी प्रति चुंबकीय पदार्थों को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यह चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रति चुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। इसके एग्जांपल में यानी वे आपके पास में वी जो आपके पास में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में जो विन्यास है D10 या D0 होता है, वे सभी प्रति चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जिसका विन्यास D0 या D10 हो वो कैसे होते हैं, प्रति चुंबकीय होते हैं। देखो ये कोई कक्षक है, इस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। यानी एक आपके पास में घड़ी की दिशा में है, एक घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस प्रभाव को निरस्त कर देता है, इसलिए कैसे होते हैं, प्रति चुंबकीय। ठीक है, अब दूसरा होता है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं, यानी वे आपके पास में एक परमाणु या आयन या कोई पदार्थ जिनके डी कक्षक पूर्ण पूरित न हो, यानी आपके पास जिनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में पाया जाता है, वे अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपके पास देखो Cu+ है और Cu+2 है, इन दोनों का विन्यास देखें, इसका विन्यास होता है 3d10 4s0, ये होता है 3d9 4s0। इसमें आपके पास में D कैसा है, D10 है यानी पूर्ण पूरित है, ये D9 है यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है, तो Cu+ प्रतिचुंबकीय है और Cu+2 है अनुचुंबकीय। यानी अनुचुंबकीय मतलब है कि वे परमाणु या आयन जिनके डी कक्षक में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वे पदार्थ या यौगिक अनुचुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, यदि आप अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी कि जब तक यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ रहेगा ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते रहेंगे। और ये ताप के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे आप इसमें ताप बढ़ाएंगे तो आपके पास प्रभाव क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है ये ताप के व्युत्क्रमानु होते हैं, आपके पास में जो ताप का प्रभाव होता है उसके होते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अगर आपके पास में देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपने कोई अनुचुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो यह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, तीसरा होता है लोह चुंबकीय। तीसरा है लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ या यौगिक जो भी हैं वो उच्चतम कोटि के, यानी पास में उच्चतम कोटि की चुंबक के बाकी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इनके पर एग्जांपल देखें, Fe, CO, Ni, Fe3O4। यानी कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं इनमें भी आप एक बार इनको चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रख देंगे तो स्थायी रूप से चुंबक का गुण रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं या अपने में से गुजरने से देते हैं। यानी एक बार आप चुंबकीय क्षेत्र में इनको रख देंगे इन पदार्थों को तो ये स्थायी रूप से चुंबक का गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपके पास में Fe है, CO है, कोबाल्ट है, Ni है, Fe3O4 है। ठीक है, यदि आप लोहे चुंबकीय अगर आप इनको गर्म करेंगे या पीटने पर इनके गुण क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तो ये बना था
चुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार। परमाणुवीय आकार, सबसे पहले परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणुवीय आकार क्या होता है। यानी कि आपके पास में देखो ये नाभिक है और ये नाभिक के बाहर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। यानी नाभिक की बाह्यतम कोश से जो सीधी दूरी है उसे हम कह सकते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। यानी कि किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जो मध्य की दूरी है उसे हम कहते हैं परमाणुवीय त्रिज्या। अब देखो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में हम 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में हमें एक विभिन्नता नजर आती है। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर हम सामान्य भाषा में पढ़ते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट से राइट जाने पर हमेशा आकार में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी डी खंड तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर आकार में विभिन्नता देखी जाती है। स्टार्ट में देखते हैं आकार में कमी होती है, इस श्रेणी के मध्य में आकार लगभग समान रहता है और अंत में आकार में फिर वृद्धि हो जाती है। इसका एक मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको आप जेट इफेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जिसको आप एस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं वो देखो। यानी जेट इफेक्ट क्या होता है, यानी कोई भी आपके पास में नाभिक है, नाभिक में क्या होता है धनावेश, नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं। यानी आपके पास में अभी क्या है पॉजिटिव है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपके पास में जो परमाणु का नाभिक है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, या किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है परमाणुवीय आकार उतना ही कम होता है। दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। अब जो एस इफेक्ट है उसमें क्या देखते हैं आपके पास में देखो, ये आपका नाभिक है और यहाँ आपके पास में बाह्यतम कोश जो पहले वाला कोश है जिसको आप कर्नेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपके पास में जो ये वाला जो कोश है वो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कंप्लीट भरे होते हैं। फिर आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन है, तो कर्नेल इलेक्ट्रॉन, कर्नेल इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक प्रभाव लगता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने से क्या होता है आपके पास में इनमें जो प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो वहां पे आकार में क्या होगी वृद्धि होगी। यानी जो परिरक्षण प्रभाव अधिक होगा तो वहां पे आकार में क्या होगी वृद्धि। यानी कि यहाँ पे आकार इंक्रीज होता है और इस कंडीशन में आकार क्या होता है डिक्रीज, यानी आकार यहाँ पे घटता है। यानी कि अगर किसी परमाणु के ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेट इफेक्ट अधिक होगा उस कंडीशन में आकार में क्या होती है कमी होती है। और यदि आपके पास में जो परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होगा यानी एस इफेक्ट अधिक होगा तो वहां आकार में क्या होती है वृद्धि होती है। इन दोनों प्रभाव के कारण 3D संक्रमण श्रेणी में हम आकार में विभिन्नता देखते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी के जो प्रारंभ में जो प्रारंभ तत्व है वहां पे आकार में क्या होती है कमी होती है। आकार में कमी कारण ये है कि वहां पे जो जेड इफेक्ट है एस इफेक्ट से क्या होता है अधिक होता है, वहां पे आकार क्या होता है कम। श्रेणी के मध्य में जैसे अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इन दोनों का प्रभाव लगभग क्या होता है समान होता है। तो श्रेणी के मध्य में जो आकार है वो भी क्या होता है लगभग समान होता है। श्रेणी के अंत में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो परिरक्षण प्रभाव है उसका मान क्या होता है बढ़ता है। और ये वाला इफेक्ट ज्यादा होने से आकार में क्या होती है वृद्धि होती है।
हम इनका जो आकार है कि सारणी के द्वारा देखते हैं बना के। ये अपनी है 3D संक्रमण श्रेणी जो 21 से 30 आती है अपने, और ये अपना है परमाणु आकार पिकोमीटर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। सबसे पहले हमारे पास में जो स्कैंडियम है इसका आकार 1.62, 1.47, 35, 37, ये अपना 3D संक्रमण श्रेणी है, उसका आकार है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 162 है, यहाँ पे 132 है, यानी कि अपन सामान्य बात करें तो आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन श्रेणी में बीच में देखते हैं तो वहां पे आकार में आपको विभिन्नता नजर आती है। श्रेणी के प्रारंभ में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, यहाँ पे आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ पे आकार में कमी होने का कारण ये है कि यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट ग्रेटर देन एस इफेक्ट, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश और ये परिरक्षण प्रभाव, यानी श्रेणी के प्रारंभ में जेड इफेक्ट है वो एस इफेक्ट से क्या है, ज्यादा है, और जहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा वहां पे आकार में क्या होती है, कमी, यानी हमारे पास आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। श्रेणी के मध्य में हम देखते हैं यहाँ पे 126, 126, यहाँ आकार में क्या है, लगभग समानता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट, एस इफेक्ट, यानी इस कंडीशन में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव के क्या होता है, लगभग समान होता है, और लगभग समान होने के कारण यहाँ पे जो आकार है वो आकार भी क्या होता है, लगभग समान होता है। इस तरह में क्या होता है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अब कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों में जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या होगा, कम होगा। फिर श्रेणी के मध्य में आकार के पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपके पास में एस इफेक्ट भी बढ़ता है, और वो एस इफेक्ट बढ़कर जेड इफेक्ट क्या होता है, लगभग समान हो जाता है, और लगभग समान होने के कारण हम वहां पे आकार में लगभग समानता देख सकते हैं। श्रेणी के अंत में देखो, श्रेणी के अंत में वापस आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ पे जो विन्यास है इलेक्ट्रॉन डी कक्षक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जेड इफेक्ट लेस देन एस इफेक्ट, यहाँ पे जो एस इफेक्ट है परिरक्षण प्रभाव है वो बढ़ने से आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में आकार में जो अपने पास में 3D संक्रमण श्रेणी है उस श्रेणी में हम आकार में विभिन्नता देखते हैं, और आकार में विभिन्नता का मुख्य दो कारण है। पहला कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। दूसरा होता है एस इफेक्ट। एस इफेक्ट क्या होता है, पास में जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश से जो अंदर वाला कोश है उसे हम कहते हैं कर्नेल कोश। जो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो होते हैं कर्नेल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब कर्नेल इलेक्ट्रॉन जितना अधिक प्रतिकर्षण लगाएंगे वहां पे जो परिरक्षण प्रभाव है वो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो आकार में क्या होगी, वृद्धि। देखो
ये करने वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों है, इनमें प्रतिकर्षण का मान जितना होगा तो आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि आपके पास में जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, इसको अंदर क्यों खींचेगा तो आकार में क्या हो जाएगी, वहां पे कमी हो जाएगी। यानी 3D संक्रमण श्रेणी में आकार में विभिन्नता है। इसके दो कारण होते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है रंगीय गुणधर्म। रंगीय गुणधर्म, रंगीय गुणधर्म। अब देखो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वे यौगिक जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी कि जिनका विन्यास D0 या D10 होता है, वो होते हैं रंगहीन प्रवृत्ति या रंगहीन प्रकृति के। यानी कि जिनके डी कक्षक में D0 या D10 विन्यास होगा, वो कैसे होंगे, रंगहीन होंगे। जो अनुचुंबकीय हैं, जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी जिनका विन्यास D1 से लेके और D9 है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, रंगीन। ठीक है, वो रंग रिप्रेजेंट करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। इसका भी एक मुख्य कारण है। वो देखो कारण क्या होता है। जो डी कक्षक होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, बड़े बड़ा डी कक्षक 5 डी कक्षक होते हैं। इनका नाम होता है DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। ये 5 प्रकार के कक्षक होते हैं। इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक। यानी इन कक्षकों की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे क्या है, समान है। ठीक है, अब देखो DXY, DYZ और DZX, ये जो 3 कक्षक हैं, इन तीनों कक्षक की जो पालियां हैं वो अक्षों के मध्य होती हैं। इनकी जो पालियां हैं वो अक्षों के मध्य होती है। हमारे पास में ये अक्ष है और ये पालियां हैं अक्षों के मध्य है। अब कोई भी जो लिगेंड है किसी धातु के संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने पर वो अक्षों के सहारे आता है। अब देखो यहाँ पे जो 2 कक्षक बच गए अपने पास में, DX2, Y2 और DZ2। इन कक्षों की जो पालियां हैं वो क्या होती है, अक्षों की होती हैं। अब यहाँ पे जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है, वो अक्षों के सहारे आएगा। अब देखो यहाँ पे जो पालियां हैं अक्षों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ पे जो प्रतिकर्षण है वो क्या होगा, कम होगा। और प्रतिकर्षण कम होने के कारण जो डी कक्षक हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। यानी जो आपके पास में जो समभ्रंश कक्षक है, डी कक्षक है, यदि किसी जो डी कक्षक हैं इनके जो कोई परमाणु या कोई धातु है वो किसी लिगेंड के संपर्क में आती है, तो ये डी कक्षक 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और 2 भाग कौन कौन से हैं, एक को बोलते हैं अपन T2Z, एक को बोलते हैं अपन EZ। ठीक है, EZ में 2 प्रकार के कक्षक हैं, एक DH2, Y2 और DZ2। इसमें 3 कक्षक होते हैं, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो डी कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, माना आपके पास में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर यह इलेक्ट्रॉन किसी दृश्य क्षेत्र की प्रकाश विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने से यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी दृश्य क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों को
H को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। यहाँ भी डी कक्षक है, यहाँ भी डी कक्षक है, यानी क्या होता है डी संक्रमण। डी संक्रमण यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करता है, संक्रमित करता है, जिसको हम डी संक्रमण कहते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा। तो मूल अवस्था में आने पर यहाँ पे जो प्रकाश विकिरण है वो क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, और यहाँ पे जो प्रकाश विकिरणें हैं वो क्या होंगी, उत्सर्जित, और कहाँ होंगे पास में, वही दृश्य क्षेत्र में। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा के कक्षक में संक्रमित होता है, जिसको आप डी संक्रमण कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस अपनी मूल अवस्था में आने पर प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करता है, तो अवशोषित रंग का पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ठीक है, यानी पास में जो परमाणु या आयन है किस प्रकार का रंग प्रदर्शित करेगा वो डिपेंड करता है डी संक्रमण में। और डी संक्रमण क्या होता है, देखो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इन्हें हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक, यानी इनकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, समान है। अगर इन डी कक्षक के कोई लिगेंड संपर्क में आता है तो संपर्क में आने पर जानते हैं जो डी कक्षक है उसमें 3 कक्षक, ये तीनों कक्षक, इन कक्षों की जो पालियां हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। इन दोनों कक्षों की जो पालियां हैं वो अक्षों पर उपस्थित होते हैं। अब कोई लिगेंड है धातु के संपर्क में अक्षों के सहारे आता है, अक्षों के सहारे आने पर ये दोनों कक्षक, देखो ये आपके पास में अक्ष है, ये पाली, इन दोनों की पाली यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो आपके पास एनर्जी है वो अधिक, ऊर्जा अधिक रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास में ये दोनों कक्षक हैं, ये उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं, ये तीनों कक्षक हैं ये निम्न ऊर्जा स्तर के होते हैं। इनको हम कहते हैं T2G, और ये अपने पास में क्या है, EG। अब देखो डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित है। यदि इस एक इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, ठीक है, तो आपके पास देखो ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, तो क्या होगा वहां पे डी संक्रमण। और डी संक्रमण के कारण तो डी कक्षक है यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, डी संक्रमण हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्थायी तो रहेगा नहीं, वापस अपनी मूल अवस्था में आएगा। वापस मूल अवस्था में आने पर प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करता है तो क्या होगा, जो अवशोषित रंग है उस अवशोषित रंग का जो पूरक रंग है वो हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जो आपके पास में प्रतिचुंबकीय, जो भी प्रतिचुंबकीय यौगिक हैं या परमाणु हैं या आयन हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग नहीं होता। जैसे Zn+2 है, Zn+2 कैसा है, रंगहीन है, क्योंकि यहाँ पे जो डी कक्षक वो कैसा है, पूर्णपूरित है। और पूर्णपूरित होगा यानी जिसका विन्यास D10 या D0 हो। यानी पढ़ क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा आयन रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करता है। अपने पास में है स्कैंडियम+3, वह है Zn+2, Cu+, और वह अपने पास
Cu+2। इन चारों में कौन सा आयन रंगीय गुणधर्म प्रदर्शित करेगा? तो देखो स्कैंडियम, देखो 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। इसका विन्यास होता है ऑर्गन 18 3d1 4s2। स्कैंडियम +3 में क्या होगा, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो विन्यास क्या होगा 3d0 4s0। अगर विन्यास